नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट फॉर्म EIC ट्रेडिंग के लिए हिंदुस्तान को ही क्यों चुना, जबकि इससे पहले तो वो इंडोनेशिया गए। ईयर 1686 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल पर अटैक कर दिया। बाद में फिर क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब के सामने घुटना टेकना पड़ा? क्यों भारतवर्ष के सभी राजा मराठा राजपूत आपस में ही लड़ने लगे? अगर एक साथ EIC के अगेंस्ट हो जाता तो शायद कभी हमारा भारत गुलाम ही नहीं होता। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की इतनी छोटी आर्मी, मैसूर के किंगडम टीपू सुल्तान, मराठा किंगडम छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल एम्पायर के इतने बड़े साम्राज्य को खत्म कर दिया? आज के इस वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी का 1601 से 1945 तक का सफर को डिटेल से समझते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1600 BC से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। ये एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है जो कि शेयर होल्डर से चलती है। इस कंपनी का मेन मोटिव रहता है मसाला का ट्रेडिंग करना। ईयर 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली सफर पर निकलती है और इंडोनेशिया जाके वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करती है। उस जमाने में वहाँ पे ऑलरेडी डच कंपनी और पोर्टुगीज कंपनी काम कर रही होती है। डच कंपनी और पोर्टुगीज कंपनी का आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी बड़ी होती है और दोनों का प्रोडक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी अच्छी और सस्ती रहती है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का वहाँ डाल गल नहीं पाती। कुछ दिन के बाद डिसाइड करती है यहाँ से अब वापस इंग्लैंड चलते। फिर वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी वापस इंग्लैंड आती है। इंग्लैंड आने के बाद EIC कंपनी का नजर भारत पे पड़ता है। पहली बार ईयर 1608 में कुछ EIC मेंबर्स बोट के थ्रू आज के दिन के गुजरात शहर में आ पहुंचते। उस टाइम पूरे भारत वर्ष में मुगलों का शासन था और उस बोट पर बैठा कैप्टन विलियम्स हॉकिंस पैदल चल के आगरा पहुंचता है और मुगल शासन का शहंशाह जहांगीर से मिलता है और जहांगीर से परमिशन मांगता है पूरे भारत वर्ष में हमको ट्रेडिंग करने दिया जाए। लेकिन जहांगीर इसको मना कर देते हैं क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी पोर्टुगीज ट्रेडिंग कर रहा था। उसके बाद कैप्टन विलियम्स हॉकिंस वापस चले जाता है। जहांगीर से परमिशन नहीं मिलने के बाद कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सोचता है अब मैं वहां ट्रेडिंग करूंगा जहां मुगल का शासन नहीं हो। और 2-3 ईयर पूरे भारतवर्ष घूमने के बाद और अपनी पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खुलती है। तो वहां का लोकल राजा इसको परमिशन दे देते हैं, आप यहाँ पे फैक्ट्री खोल सकते हो। लेकिन इससे EIC कंपनी खुश नहीं था। वो चाह रहा था पूरे भारतवर्ष पे मेरा ही ट्रेडिंग हो और मुगल शासन परमिशन के बिना ट्रेडिंग हो नहीं सकता क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 80 to 90% मुगल शासन ही था। इसके बाद ईयर 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी वापस इंग्लैंड जाके उस टाइम के इंग्लिश किंग जेम्स I से रिक्वेस्ट करते हैं वो अपने तरफ से एक रॉयल आर्मी को वहां भेजे। क्या पता उनका बात मुगल शहंशाह जहांगीर मान ले। इस चीज को इंग्लिश किंग सीरियसली लेते हैं और अपने सबसे वफादार कमांडर सर थॉमसन रो को इंडिया भेजते हैं। सर थॉमसन रो इंडिया आके जहांगीर के लिए महंगे महंगे तोहफा लेके आते हैं। इससे जहांगीर खुश हो जाता है और एक शाही फरमान जारी करता है EIC कंपनी गुजरात के सूरत में फैक्ट्री खोल सकती है और इसके बदले EIC कंपनी को एनुअल पेमेंट देना होगा। शाही फरमान जारी करने के बाद मुगल क्षेत्र में पहला फैक्ट्री गुजरात के सूरत में खुलता है। धीरे धीरे EIC कंपनी का फैक्ट्री आज के दिन पटना, दिल्ली, कानपुर, हरियाणा, मद्रास और जगह भी खुलता है। और ऐसा देखा जाता है जिस एरिया में EIC कंपनी का फैक्ट्री खुलता है उस कंपनी का इकोनॉमिक और GDP दोनों ग्रोथ करता है और आम जनता उस शहर की ओर अट्रैक्टिव होते हैं। कुछ साल के बाद EIC कंपनी वापस इंग्लैंड जाके अपने किंग से रिक्वेस्ट करते हैं हमको ट्रेडिंग करने के लिए और भी ज्यादा पावर दिया जाए। फिर इंग्लिश किंग इसको बदले में हद से ज्यादा ही पावर दे देता है। पहला पावर मिलता है जुडिशरी का, ये खुद का अपना जुडिशरी रख सकते हैं। दूसरा मिलिट्री कैंप, खुद का एक कैंप बना सकता है और कभी भी किसी से अटैक करते टाइम उनको इंग्लैंड से कोई परमिशन का जरूरत नहीं रहता। फिर कई सालों तक EIC कंपनी ट्रेडिंग करते रहते हैं। फिर ईयर 1684 में उस टाइम के EIC जनरल गवर्नर जोसा चाइल्ड और तब तक मुगल शहंशाह भी चेंज हो चुका था। जहांगीर से औरंगजेब मुगल शहंशाह बन चुका था। जोसा चाइल्ड औरंगजेब से रिक्वेस्ट करते हैं हमको बंगाल में भी ट्रेडिंग करने दिया जाए। उस टाइम बंगाल का मतलब आज का उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पूरा बांग्लादेश। लेकिन औरंगजेब ऐसा करने से मना कर देते हैं। जोसा चाइल्ड इससे काफी नाराज होते हैं। रिजेक्ट करने के बाद जोसा चाइल्ड सोचा
हमको तो आर्मी कैंप मिला ही हुआ है, हम मुगल शहंशाह पे अटैक कर देते हैं। उस टाइम मुगल का सेना काफी बड़ा था, 40,000 से प्लस सेना था इसके पास। ईयर 1686 में जोसा चाइल्ड मुगल साम्राज्य पे अटैक कर देते और इसे एक चाइल्ड वार भी कहा जाता है। इस वार में मुगल शहंशाह औरंगजेब इसको आसानी से हरा देते हैं और जितने भी किला था सबको जब्त कर लेता है। औरंगजेब पूरे कैप्चर करने के बाद जोसा चाइल्ड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमको फिर से परमिशन दे दो पूरा ट्रेडिंग करने का। जो आप इस पेंटिंग में भी देख रहे हैं उसी टाइम का ये पेंटिंग है। किस तरह जोसा चाइल्ड औरंगजेब का पैर पकड़ रहा है, हमको परमिशन दे दो। फिर औरंगजेब इसको परमिशन दे देते हैं ट्रेडिंग करने का, बदले में इस पे 15 लाख का फाइन मारते हैं, आज के 30 करोड़ से ज्यादा रुपया। फिर उसके बाद EIC कंपनी अपना लिमिट में रह के ट्रेडिंग कर रहा था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था। कुछ दशक के बाद मुगल शहंशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर काफी कमजोर पड़ने लगा। उसके वंशज ही खुद में लड़ाई करने लगे तो कौन राजा बनेगा। तब तक राजपूत, मराठा, रीजनल पावर भी उभर के आ गए और मुगल एम्पायर के अंदर जितने भी लोकल गवर्नर्स, नवाब थे, वो अपने रीजन में खुद को ही राजा घोषित कर लिया। औरंगजेब मरने के बाद मराठा काफी मजबूत हो गया, वो अपना रीजन को बढ़ाने लगा, वो खुद ही मुगल के अगेंस्ट हो गया। मुगल एम्पायर में फाइनेंशियली क्राइसिस भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि जो भी लोकल गवर्नर थे वो जो टैक्स पे करते थे वो सारा कुछ बंद कर दिए और खुद को ही राजा बनाने गए। फाइनली ईयर 77 में उस वक्त के मुगल एम्पायर फारूक सियाह एक फरमान जारी करते हैं, जिसके तहत EIC कंपनी बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बताया जाता है तभी से EIC कंपनी को एक पॉलिटिकल पावर भी मिलने लगा। और उस वक्त के बंगाल गवर्नर मुर्शिद अली बोलते हैं, भाड़ में जाए मुगल, हम यहाँ के खुद के राजा हैं। और EIC कंपनी से टैक्स डिमांड करते हैं, लेकिन EIC ऐसा देने से मना करता है। कुछ टाइम के बाद उसका बेटा सिराजुद्दौला नया राजा बनता है। सिराजुद्दौला नवाब बनते ही EIC पे अटैक कर देता है, लेकिन EIC यहाँ पे एक गेम खेलता, ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक कर देते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी जानती है हम अकेले सिराजुद्दौला की सेना से जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि सिराजुद्दौला का सेना काफी बड़ा था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एक गेम खेलती है। बात कुछ ऐसा था, सिराजुद्दौला को राजा देख सभी खुश नहीं था। उस एरिया के लोकल जगत से, जो कि काफी अमीर आदमी था, वो चाहता था हम खुद राजा बने। और सिराजुद्दौला का मेन कमांडर मीर जाफर का एक सपना था हम राजा बने। EIC कंपनी गेम खेलता है, सिराजुद्दौला का जो अगेंस्ट था को अपने तरफ मिलाता है, लेकिन सिराजुद्दौला भी कोई बेवकूफ आदमी नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एनिमी था फ्रांस, उससे संधि करता है। उसके बाद वॉर होता है बैटल ऑफ प्लासी। एक तरफ सिराजुद्दौला और फ्रेंच आर्मी, वही दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जगत सेठ और सिराजुद्दौला का मेन कमांडर मीर जाफर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वॉर में सिराजुद्दौला हार जाते हैं। बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल का एक पपिट रूरल बनाता है। पपिट यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार अपना डिसीजन दे। उसके बाद पपिट रूलर मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाता है। लेकिन मीर जाफर भी जितना ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता था उतना पपिट रूलर नहीं बन पाया। उसके बाद उसको चेंज किया, फिर एक दो राजा को बीच में लाया, लेकिन जो भी बनता था वो सारा EIC के अगेंस्ट ही हो जाता था। उतना पपिट नहीं बन पाता था जितना पपिट चाहते थे। उसके बाद ईयर 1765 में EIC का जनरल गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव सोचता है अब बहुत हुआ पपिट का खेला, अब ये सब को छोड़ो, हम खुद ही यहाँ का जनरल गवर्नर और कमांडर बन जाते हैं। ईयर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव खुद को ही बंगाल का गवर्नर और मेन कमांडर घोषित कर देता। इसके बाद ब्रिटिशर्स का नजर पड़ा मैसूर किंगडम पे, जो कि आप इस मैप में देख रहे हैं, आज के दिन का तमिलनाडु के आसपास का रीजन है। इस एरिया में मैसूर किंगडम का नवाब हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई एक्टिविटी चलने नहीं देता था, क्योंकि हैदर अली को ईस्ट इंडिया कंपनी का हरकतों के बारे में पता था। हैदर अली फ्रेंच कंपनी के साथ ट्रेडिंग करता था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर किंगडम पे अटैक कर देते हैं, कई बार अटैक करते हैं। उसी अटैक के दौरान मैसूर किंगडम का नवाब हैदर अली मारे जाते हैं। फिर सारा जिम्मेदारी आता है उसके बेटे टीपू सुल्तान पे। तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी काफी एरिया को कैप्चर कर चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी जानता था टीपू सुल्तान से हम वैसे वार जीत नहीं पाएंगे,
इसीलिए टीपू सुल्तान के अगेंस्ट उस टाइम मराठा किंगडम था। ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा किंगडम का सपोर्ट लेके टीपू सुल्तान के मैसूर किंगडम पे अटैक कर देते हैं। टीपू सुल्तान भी काफी राजा से कोशिश करते हैं संधि कर ले, लेकिन कोई राजी नहीं होता है। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा मिलकर टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। टीपू सुल्तान का बेटा को भी ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर लेता है और बोलता है जब तक तुम इस मैसूर किंगडम को छोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वार करते रहते हैं। आखिर इसी वार में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा किंगडम को भी हरा देता है। फिर उसके बाद राजपूताना किंगडम को भी हरा देता है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लगभग सभी जगह पे कैप्चर करने लगता है। ईयर 1847 में ईस्ट इंडिया कंपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके तहत अगर कोई भी इंडियन रूलर अगर मारे जाते हैं और उसका अगर मेल वारिस नहीं है तो उस पूरा किंगडम पर EIC का ऑटोमेटिक रूल हो जाएगा। अब तक पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर कर चुके थे। ईयर 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंदर ले लेता है। उसके बाद पूरा इंडिया को एक ब्रिटिश एम्पायर बना देता है। इसी तरह पूरे भारतवर्ष पे ब्रिटिश कंट्रोल करते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर